एनडीए 1 2019 में पूछे गए मैथमेटिक्स के सभी 120 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में मेजर कलशी क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है और सभी सेट्स की आंसर की भी अवेलेबल है। डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स हियर इन मेजर कैलसी क्लासेस। आज आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो हम आपके बुकलेट ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चे? तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसमें एक आपको सीक्वेंस गिवन है, ये है 25, दूसरा टर्म है -125, तीसरा टर्म है 625, चौथा टर्म है 3125। आपको बताना है कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो देखिए बच्चे, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर माइनस को इग्नोर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये क्या है 5 टू द पावर 4 है और ये 5 टू द पावर 5 है। तो इतना तो समझ आ गया कि इसका जो जनरल टर्म होगा उसमें 5 की पावर क्या होगी, n+1 होगी, बिकॉज ये 5 का स्क्वायर है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। और क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में पहला वाला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर -1 पर पावर आप n+1 भी लगा सकते हैं और n-1 यहाँ पर ऑड पावर होगी। तो बच्चे आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, -1 टू द पावर n-1। इस टर्म का काम बस इतना सा है कि जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये प्लस आएगा, 2 पुट करोगे तो माइनस आएगा, 3 पुट करोगे तो प्लस आएगा, इस तरह से होता रहेगा। और ये क्या होगा, ये वैल्यूज़ को जो है वो शो करता जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 का जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये सेट थ्योरी रिलेशन का क्वेश्चन। इसमें एक सेट गिवन है और उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 और इस सेट पर एक बाइनरी रिलेशन है। उसमें है ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 और है 1, 2 के बाद 2, 1, फिर है 2, 3 एंड 3, 2। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं। देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन 4, 4 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1, 2 के बदले में 2, 1 की जरूरत होगी। 1, 2 और 2, 1 दोनों है, इसलिए ये यहाँ से ठीक है। 2, 3 के बदले में 3, 2 चाहिए, वो भी है। तो बच्चे ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए बी और ये 2 से ये भी स्टार्ट होता है तो ये BC का काम करेगा। ए बी BC के बाद हम AC ढूंढेंगे तो 1, 2, 2, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 है। इसी तरह से 2, 3, 3, 2 ये भी कनेक्ट हो जाएगा तो 2, 2 की जरूरत होगी, 2, 2 भी है। लेकिन जरा नोटिस करिए बच्चे, ये दोनों भी तो कनेक्ट होंगे। 1, 2, 2, 3 है, दैट इज उसमें 1, 3 भी होना चाहिए और इसमें 1, 3 कहीं नहीं नजर आता, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बिकॉज 1, 2, 2, 3 है और 1, 3 नहीं है, तो इस वजह से ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ट्रांजिटिव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये फिर से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है। इसमें आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऐसे लिखा हुआ है x इज रिलेटेड टू y। इसकी कंडीशन है यह है x² - 4xy + 3y² = 0। तो बच्चे इसमें नेचुरल नंबर्स पर ये रिलेशन वर्क करेगा तो x और y ऐसे ही नेचुरल नंबर होंगे कि ये मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होना चाहिए बच्चे, 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से होना चाहिए, 3, 3 से होना चाहिए एंड सो ऑन। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड बी रिलेटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। तो बच्चे क्या होगा अगर इसमें x की प्लेस पर y रख दिया जाए। अगर आप इसमें x की प्लेस पर y रखोगे बच्चे, ये पूरा क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जरा आप करके देख लीजिए, अगर x की प्लेस पर y तो क्या होगा y² और ये क्या होगा 3y², दैट इज 4y² बनेगा। और यहाँ भी x की प्लेस पर y तो ये भी क्या हो जाएगा -4y² और वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x को y से रिप्लेस करने से सेटिस्फाई हो जाता है। इस वजह से ये रिलेशन क्या होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर
x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें सिमेट्रिक चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप x की प्लेस पर y पुट कर दीजिए और y की प्लेस पर x, और अगर इसमें कोई चेंज ना हो तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आप यहाँ पर x की प्लेस पर y और यहाँ की प्लेस y की प्लेस पर x एक्सचेंज करोगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये वाला बन जाएगा 3x² और ये वाला क्या हो जाएगा y²। ये पेरेंट से चेंज हो जाएगा, इस वजह से ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा केस, अब सोचना है कि वेदर ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो बच्चे आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 4xy, और ऐसा करिए जरा आप इसको लिख लीजिए 4y², है ना। अब जरा सोचो, ये तो 3y² था, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे -y² = 0। अब देखो बच्चे, ये इतना क्या बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा x - 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, x - 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -y² = 0। अब ये हो जाएगा a² - b², दैट इज अगर एक ब्रैकेट में a - b तो दूसरे में a + b, तो ये हो जाएगा बच्चे कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा x - 2y - y = 0, और ये हो जाएगा x - 2y + y = 0। तो बच्चे जो आपका ये पहला वाला है ये बन जाएगा x = 3y, है ना, दैट इज आप इसे लिख सकते हैं y = x/3, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x - y = 0, दैट इज x = 2y। तो इसको इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा कि y जो होगा x का 1/3 होगा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो अब आप एक काम करिए, x को आप 3 ले लीजिए तो y कितना ले लीजिए, x को जरा इसमें 3 पुट करिए, x को 3 पुट करेंगे बच्चे तो y आप 1 ले लेंगे, तो 3 और 1 इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह आप ऐसा करिए, x को आप 9 ले लीजिए और 9/3 कितना होता है, 3, अगर x 9 होगा तो y क्या हो जाएगा, 3, तो 9 3 भी इसमें क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आप सोचिए, हाँ इसमें इसको आप सोचिए a b से रिलेटेड है ना, और देखो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज b c से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a भी c से रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज इसमें 9 1 जो है होना चाहिए था, और 9 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज ना तो 9 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ना ही इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 9 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, लेकिन 9 1 से रिलेटेड नहीं होगा। इसका मतलब यह है बच्चे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बच्चे फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें आपको ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें एक सेट आपको गिवन है, इसमें लिखा हुआ है x बिलोंगिंग टू z, एंड ये है आपका x³ - 1 = 0, ठीक है। और दूसरा जो है वो लिखा हुआ है, ये है x बिलोंगिंग टू z, और इसमें मैथमेटिकल कंडीशन है x² + x + 1 = 0, और फिर आपको बतानी है a इंटरसेक्शन b की वैल्यू। देखो बच्चे, सेट A में वो कॉम्प्लेक्स x बिलोंगिंग टू z वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सेट B में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप सारे जानते होंगे बच्चे कि ये जो आपका लिखा हुआ है x³ - 1 है ना, इसको लिखा जा सकता है a³ - b³ करोगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1, दूसरे में हो जाएगा x² + x + 1। अब आप याद करिए बच्चे, आप जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ से क्या आएगा, x = 1 आएगा, और यहाँ से इसको दो लोग सेटिस्फाई करते हैं, एक होता है आपका ओमेगा और दूसरा क्या होता है ओमेगा²। दैट इज आपका जो सेट A है ना बच्चे, A में दो लोग आ जाएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, हालांकि 3 होंगे, एक होगा 1, दूसरा होगा ओमेगा और तीसरा ओमेगा², क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना है, इस वजह से आप लेंगे सिर्फ ओमेगा और ओमेगा²। और अगर आप B की बात करेंगे तो B में बच्चे यहाँ पर तो नेचुरली 2 ही वैल्यू आएगी, एक होगा ओमेगा और दूसरा हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर। तो रियलिटी ये है कि ए और बी दोनों सेम है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए एंड नॉट बी। देखो मैंने इंटरसेक्शन को एंड पढ़ा, और यूनियन ये क्या है, ए एंड ए नॉट एंड बी। क्वेश्चन वालों ने कहा है कि ये ए यूनियन बी के बराबर है या नहीं, ये सोचना है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है, ये है ए यूनियन, ये है नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी। ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी के बराबर है या नहीं। देखो बच्चे, इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। कहाँ से सोचेंगे हम, वेन डायग्राम से, है ना। वेन डायग्राम बनाइए और सोचिए। देखो बच्चे, सपोज ये ए है और ये वाला बी है ना। पहले हम पहले वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जो एरिया है, इस एरिया का जो मैथमेटिकल नेम है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और अगर आप ये ए में से ये बी निकाल देंगे तो ए में जो बच जाएगा, ये जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन, ये जो ए में बच जाता है, इसको बोलते हैं ए एंड नॉट बी, है ना। और जो ये पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये पूरा बी है बच्चे। बी में से ए निकालोगे तो यहाँ वही लोग होंगे जो बी में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, दैट्स वाई इसका नेम हो जाएगा बी एंड नॉट ए, है ना। तो बच्चे, अगर आप इन तीनों को मिलाओगे तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब जरा दूसरे वाले के लिए सोचिए। इसमें जो है, इसको भी आप वेन डायग्राम से सोचिए। ये वाला ए है और ये वाला बी है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो बच्चे, ए एंड नॉट बी मतलब वो एरिया जो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये वाला एरिया हो जाएगा। दिस इज द एरिया विच इज नाइदर प्रेजेंट इन ए नॉर प्रेजेंट इन बी। तो इस एरिया का मैथमेटिकल नेम हो गया नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी। अब इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए के साथ, दैट इज ये एरिया। और आप ले लेंगे तो ये जितना सारा साइडेड एरिया है ये कलेक्टिवली इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और क्वेश्चन वालों ने कहा है कि ये क्या ए यूनियन बी से बराबर होगा। अरे भाई, ए यूनियन बी में तो ये इतना आता है ना। तो ये जो एरिया होगा वो ए यूनियन बी के बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चे। ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें जो है 3 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट ये है कि आपको ये गिवन है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इंप्लाइज दैट A intersection B is proper subset of C intersection B and दूसरा लिखा हुआ है A union B is proper subset of C union B। एक ये स्टेटमेंट है बच्चे। दूसरा स्टेटमेंट है A intersection B is proper subset of C intersection B। और ये लिखा हुआ है फॉर ऑल सेट B implies that A is proper subset of C। और तीसरा स्टेटमेंट है A union B is proper subset of C union B for all set B और implies that A is proper subset of C। ये 3 स्टेटमेंट है बच्चे और हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें बच्चे आपका पहला स्टेटमेंट भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बट ऐसा क्यों होगा, जरा वो समझते हैं। इसमें गिवन है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C, दैट इज A जो होगा बच्चे वो पूरा पूरा C के अंदर होगा। ठीक है।
अब उसके बाद अगर आप बी कोई भी सेट ले लेते हैं, चलो हमने इस तरह से एक सेट ले लिया बी, ठीक है बच्चे, तो कह रहे हैं कि क्या जो ए इंटरसेक्शन बी है वो प्रॉपर सबसेट होगा सी इंटरसेक्शन बी का। तो बच्चे ये जो एरिया होगा ये ए और बी में कॉमन होगा, दैट इज इस एरिया को आप बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी तरह से सोचिए सी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, है ना, सी इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को आप बोलेंगे सी इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, और जो ये वाला एरिया है ये सी और बी में कॉमन है, इसको हम बोलेंगे सी इंटरसेक्शन बी। तो ये जो छोटा सा एरिया है ये इस एरिया के अंदर है, दैट इज ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें प्रेजेंट है, तो इतना पार्ट ये सही है। अब दूसरा इसमें चेक करेंगे ए यूनियन बी, क्या वो भी प्रॉपर सबसेट होगा सी यूनियन बी का। अगर आप बच्चे ए यूनियन बी की बात करेंगे, है ना, तो ए यूनियन बी जो होगा उसमें ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। और इसी तरह से ये दैट इज ये जो पूरा एरिया होगा ये वाला और साथ में ये वाला, इसको मिला के आप बोलेंगे ए यूनियन बी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। और अगर आप सी यूनियन बी की बात करेंगे तो सी यूनियन बी में क्या होगा, पूरा पूरा सी और पूरा पूरा बी। तो आप देखिए जो ए यूनियन बी है वो आपका इस वाले एरिया के तो अंदर होगा ही, बिकॉज इस पूरे को आप क्या बोल रहे हैं, इस पूरे को आप बोल रहे हैं सी यूनियन बी, दैट्स वाई ए यूनियन बी कंटेंट है सी यूनियन बी में। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चे फिर से बना लेते हैं, दूसरे स्टेटमेंट के लिए थिंक करिए। इसमें गिवन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है सी इंटरसेक्शन बी का। तो कह रहे हैं क्या इस बेसिस पर ये रिजल्ट निकाला जा सकता है कि ए जो होगा वो सबसेट होगा सी का। अब अगर ए सी का, ए और सी के साथ हम देखेंगे तो तीन केसेस बनेंगे। एक तो ये वाला केस बनेगा जिसमें ए पूरा पूरा सी के अंदर होगा, दूसरा ये केस बनता है कि ए और सी में थोड़ा सा कॉमन होगा, और तीसरा ये केस बनेगा कि ए और सी जो होंगे वो टोटली क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे, है ना। अब अगर हमारा कंक्लूजन यहाँ पर मिलता है, ये वाला मिलता है, तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। बट इसमें गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, और ऐसा किसी भी सेट बी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, एक इस तरह से आप बना लीजिए सेट बी। अब आप देखिए बच्चे, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए और बी में कौन सा एरिया कॉमन होगा, इतना सा एरिया कॉमन होगा। और अगर आप सी इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो सी और बी में कौन सा कॉमन होगा, सी और बी में ये जो पूरा एरिया है ये दिस, ये हो जाएगा, ये इसको आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी इंटरसेक्शन बी, है ना, इस पूरे को। और जो ये वाला एरिया सिर्फ इतना ये छोटा वाला, इसको आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन, इसको आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज ये वाला जो एरिया है ये इस वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी है। और ऐसे केस में जरा आप देखिए कि पूरा पूरा जो ए है वो पूरा पूरा सी के अंदर क्या है, कंटेंट है। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सोचने की बात ये है कि ये वाला केस क्यों नहीं हो सकता, है ना। अगर ये वाला केस होगा तो फिर कंडीशन वाली जो पार्ट है वो फेल कर जाएगा। दैट इज अगर आप ऐसे सोचिए, मान लेते हैं कि आपने इसको बी ले लिया, है ना। अब क्या होगा, अब अगर आप ए और बी में कॉमन देखेंगे तो ए और बी में कॉमन आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर आप बी और सी में कॉमन देखेंगे तो बी और सी में जो कॉमन होगा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है इसका नेम होगा ए इंटरसेक्शन बी, और जो ये वाला पार्ट है इसका नेम हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा इसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट इज फिर ये जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी, है ना, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका ए जो है पूरा पूरा सी के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो तीसरा जो है इसमें भी आप वेन डायग्राम से ही थिंक करेंगे। इसमें आपको गिवन ये है, कंडीशन ये है कि ये अगर कंडीशन है तो क्या ये रिजल्ट होगा। तो पहले रिजल्ट पार्ट को ही हम बना लेते हैं।
रिजल्ट पार्ट ट्रू होने का मतलब यह है कि ए जो है वो कंटेंट होना चाहिए सी के अंदर। अब बी आपको इस तरह से लेना है कि ए यूनियन बी प्रॉपर सबसेट हो जाए सी यूनियन बी का। अच्छा, बी के लिए तो सोचना नहीं है, बिकॉज ये बात किसी भी बी के लिए ट्रू होनी चाहिए, किसी भी बी के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो एक हम बी बना लेते हैं, हमने इसको बी बना लिया। फिर से आप सोचिए ये जो एरिया होगा, नहीं बच्चे जहां तो इस बार हमें यूनियन की बात करनी है, तो अगर आप ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए वाला भी सारा लेंगे और साथ साथ आप पूरा बी वाला भी लेंगे। तो ये जो एरिया होगा इस तरह के लाइन से रिप्रेजेंटेड, ये हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। और अगर आप सी यूनियन बी की बात करेंगे तो वो एरिया जो सी में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, पूरा पूरा आप सी भी ले लेंगे और पूरा पूरा आप बी ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया के अंदर ये आपका ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको आप बोलेंगे सी यूनियन बी। दैट इज सी का भी सारा एरिया और बी का भी सारा एरिया। देखिए ये वाला एरिया इस पूरे एरिया में कंटेंट है, दैट इज आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चे। ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और 3x3 की इसमें एलिमेंट है 3, 2, 0, फिर ये है 2, 4, 0 एंड ये है 1, 1 और 0। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है ना। अब सारे जानते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गॉट बाय कोफैक्टर्स। तो हमें जो ये एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो। चलिए, अगर आप 3 के माइनर की बात करेंगे तो 3 के माइनर के लिए आप ये छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो इस प्लेस पर है ना, ये जो आपका प्लेस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो प्लस प्लेसेस पर माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं और माइनस प्लेसेस पर माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे नेगेटिव होते हैं। तो हम माइनर निकालेंगे और बाद में उसमें साइन कन्वेंशन को केयर करके कोफैक्टर देख लेंगे बच्चे। तो 3 का जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0, और फिर जो है माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे। यहाँ पर 2 का माइनर निकालेंगे, 2 का माइनर निकालने के लिए ये छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट इज 0 आएगा। और हमें माइनर नहीं लिखना है, कोफैक्टर लिखना है, तो हम 0 का नेगेटिव करेंगे, बट 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। चलिए, इसका हम निकालेंगे माइनर, इस रो और इस रो को छोड़िए, तो 2 इंटू 1 और 1 माइनस 1 इंटू 4, तो 2 माइनस 4 दैट इज क्या हो जाएगा, -2। तो -2 आ गया माइनर, कोफैक्टर भी -2 होगा, बिकॉज ये आपका यहाँ पर ये आपकी प्लस है। हाँ, देखो हम ऐसा करते हैं ना बच्चे कि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये होता है पूरा पैटर्न। देखो जरा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। जहां जहां प्लस आया इसे हम कह सकते हैं इवन प्लेसेस, और जहां जहां भी माइनस आया उसको हम कह सकते हैं ऑड प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पर माइनर और कोफैक्टर जो है वो सेम होते हैं, और ऑड प्लेसेस पर क्या होता है, इन प्लेसेस पर कोफैक्टर का जस्ट निगेटिव करोगे तो आपको माइनर मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर इसका हम निकालते हैं माइनर, इसका माइनर निकालेंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका माइनर 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या होता है, माइनस, इसलिए 1 अगर माइनर है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर इसका अगर आप माइनर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 0 हो जाएगा। इसका माइनर निकालोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का माइनर जब निकालेंगे तो 0 का माइनर हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 दैट इज 8 हो जाएगा बच्चे। और 8 जो है वो इस प्लेस पर आ रहा है, दैट इज जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर भी हो जाएगा। तो ये आपने मैट्रिक्स बना ली जो है कोफैक्टर्स की, और इसका क्या करना है, एडजॉइंट करना है। तो एडजॉइंट का मतलब रो को आप कॉलम बना देंगे, तो हो जाएगा 0 0 -2, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। फिर हो जाएगा 0 0, दूसरा रो को आपने दूसरा कॉलम बना दिया,
और जो तीसरी रो है उसको आप तीसरा कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। और आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सिंपल सा फंक्शन का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। इसमें एक कंडीशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ऑप्शन से एक्स की उन वैल्यूज को आपको बताना है जो वैल्यूज इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगी। तो -2 1 4, फिर क्या 0 2 4, यह है 0 1 4 -2 2 4, है ना बच्चे। क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऑप्शन से सोचा जाए। पहले आप 0 को चेक करिए, क्या 0 इसमें सेटिस्फाई होगा, ये हो जाएगा -6, मॉडुलस 6 बनाएगा, और 0 + 2 क्या होगा 2, दैट इज इधर 6 हो जाएगा, इधर 2, दैट इज 0 सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब एक काम कर लीजिए, 1 के साथ भी कैलकुलेशन बहुत आसान होता है ना। 1 जरा चेक करिए, 1 चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये -1 -6, देखो यहाँ -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 पुट करने से हो जाएगा -6, और मॉडुलस उसको 6 बना देगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 6 हो जाएगा, 1 + 2 जाएगा 3, 6 और 3 बराबर नहीं होते, दैट इज ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अब एक ऑप्शन तो सही होगा ही, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें x की प्लेस पर -2 पुट कर देखिए, सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 भी सेटिस्फाई हो जाएगा और 4 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें बच्चे एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, और वो ये है 0 1 1 0, और आपको बताना है कि किस तरह की मैट्रिक्स है। इसके ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है बच्चे, जब उसका, चलो हम समझा देते हैं आपको। पहला है क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा ऑप्शन है, कह रहे हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तीसरा है, कह रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और चौथा है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट। देखो बच्चे, आप सारे जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए और वो क्या आ जाए 0। इनवोल्यूटरी कब होती है, जब आप उसका स्क्वायर करिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इनवोल्यूटरी होती। निलपोटेंट तब होती है जब उसका स्क्वायर करने से वो 0 मैट्रिक्स आ जाए। और आइडेम्पोटेंट कब होती है, जब उसका स्क्वायर करो और उसमें कोई चेंज ना हो। तो हम देख लेते हैं कौन सा केस है। तो अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए की मैट्रिक्स है 0 1 1 0, और फिर से वही लिखिए 0 1 1 0, यू नो रोज आर मल्टीप्लाइड इन कॉलम्स, 0 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 × ये रो ना, इसको कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, एंड सो ऑन। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 0, और ये आएगा 0 और 1। तो आप देखिए कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दैट इज ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बच्चे वो सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चे ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा थोड़ा सा, और मैट्रिसेस का भी यूज है। हाँ, तो बच्चे ये जो है आपका इस तरह से है, ये एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है x -3 आयोटा +1, ठीक है, और यह है y 1 माइनस आयोटा, ये है 0, और यह है 2 आयोटा, और यहाँ पर है माइनस आयोटा, इक्वल्स टू है 6 + 11 आयोटा, है ना। हमें क्या करना है बच्चे, x और y की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे और फिर इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंपेयर कर लेंगे। चलिए हम इसे क्या करते हैं, हम इसे, ये यहाँ 0 है ना,
तो इसमें जो लास्ट वाली रो है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, तो 0 के साथ क्या आएगा वो तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ 2 आयोटा। माइनस 2 आयोटा के साथ क्या आएगा, ये आएगा x इंटू आयोटा, दैट इज ये हो जाएगा आयोटा x, और माइनस y इंटू 1 दैट इज माइनस y हो जाएगा। चलिए, और फिर क्या होगा माइनस आयोटा, इसके साथ क्या आएगा x इंटू 1, तो ये तो आपका x हो जाएगा, और दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 आयोटा y। इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चे, ये जरा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो माइनस को तो खा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा y। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर क्या होगा माइनस आयोटा x, और फिर से यहाँ पर माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा +1, दैट इज हो जाएगा 3y। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, इसमें ऐसा करिए रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो ये जिसमें जिसमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ करिए, 3x + 2y हो जाएगा, और जिसमें जिसमें आयोटा है आयोटा को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y - x हो जाएगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन वालों ने बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी है 6 + 11 आयोटा, तो हम रियल और रियल की कंपैरिजन करेंगे, तो ये आपका रियल की कंपैरिजन हो गई। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 2x + 3y जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, यहाँ से मिलेगा 2y - x जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोफिशिएंट, और वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 11 है, तो हमें -x + 2y लिख लीजिए, उसको बात तो एक ही है, -x + 2y, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 11 होनी चाहिए। हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करके हम बड़े आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू आएगी -3, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी बच्चे 4। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन गिवन है, एक है z³ + 2z² + 2z + 1 = 0। एक ये इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है z⁴ 2017 + z⁴ 2018 + 1 = 0। हमें इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट निकालने हैं। थोड़ा सा आप इसके ऑप्शंस को देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है -1, ओमेगा, दूसरा ऑप्शन है 1 ओमेगा², और तीसरा ऑप्शन है -1 और ओमेगा², और चौथा ऑप्शन है ओमेगा एंड ओमेगा²। अगर सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए बच्चे, तो इसमें ओमेगा, ओमेगा², 1 और -1 इन्वॉल्व होता है, तो सबसे बेहतर होगा इसको ऑप्शन से ही कर लिया जाए। क्या 1 दोनों में सेटिस्फाई होगा, है ना, 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज आप सेटिस्फाई कराइए, क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, और 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 6 0 नहीं, 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसमें क्यों सेटिस्फाई कराओगे। आपको वो नंबर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, तो 1 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। जरा -1 पुट करिए, अगर -1 पुट करोगे, पहले इसमें पुट करिए, है ना, तो -1 पर पावर अगर आप इवन लगाओगे तो +1 बन जाएगा, है ना, और -1 पर पावर ऑड लगाओगे तो माइनस बन जाएगा, तो +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 थोड़ी ना 0 के इक्वल होता है, दैट इज ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत, -1 भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, और इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप इसमें चेक कर सकते हैं, ओमेगा पुट करोगे, है ना, तो ये ओमेगा पुट करो, और ओमेगा से भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ओमेगा² से भी सेटिस्फाई होगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 20Cn + 2 बराबर है 20Cn - 2 के, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे आप सारे जानते हैं कि दो कॉम्बिनेशन तभी बराबर होते हैं जब इन दोनों का एडिशन इसके बराबर हो जाए, है ना। जरा ऐड करिए इनको दोनों को ऐड करोगे, कितना आएगा 2n, 2n की वैल्यू 20 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10,
इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। 13 में ये कहा गया कि एक प्लेन है, उसमें 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट का यूज करके, कोई भी 10 पॉइंट है इस तरह से, और 10 पॉइंट ऐसे हैं कि जो है उसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो 10 पॉइंट का यूज करके कितनी लाइंस बनाई जा सकती। आप ऐसे सोचिए कि 10 पॉइंट हैं बच्चे, ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से 10 पॉइंट है। तो बच्चे लाइन बनाने के लिए क्या होता है, लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो किसी भी 2 पॉइंट को आप मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी। तो 10 पॉइंट का यूज करके कितनी लाइंस बनेंगी, 10c2, और 10c2 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1 दैट इज 45। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगर ट्राइंगल आपसे कहा गया होता तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, तो आपका आंसर हो जाता 10c3। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है px² प्लस qx प्लस r, और आपको ये बताया गया है कि ये p, q और r ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव है, और फिर ये बताया गया है कि a और b इसके रूट हैं, है ना। फिर आपको a और b का साइन बताना है कि a पॉजिटिव होगा या निगेटिव और b पॉजिटिव होगा या निगेटिव। सोचिए बच्चे, एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है, एडिशन ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ q अपान p हो जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, a इंटू बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r अपान p हो जाएगा, है ना। अब सोचो r और p दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और q और p भी पॉजिटिव थी, ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन पीछे वाले माइनस से मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेसर देन 0। अब आप सोचिए उन दो नंबर्स के बारे में कि एडिशन क्या हो जाए, लेसर देन 0, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तब होगा जब दोनों नंबर या तो प्लस हो जाए या तो दोनों नंबर माइनस हो जाए। अब यहां पर अगर दोनों नंबर प्लस होंगे बच्चे तो उनका एडिशन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वजह से ये वाला केस हम नहीं ले सकते। हम कौन सा केस लेंगे, ये वाला, दोनों नंबर क्या हो जाए, माइनस। अगर दोनों नंबर माइनस होंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और माइनस का जो एडिशन है वो भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका ए जो है वो भी लेसर देन 0 होना चाहिए और जो बी है वो भी लेसर देन 0 होना चाहिए, और इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बच्चे। तो ये पावर सेट का क्वेश्चन है और इसमें आपको एक सेट गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका पावर सेट बताइए। तो बच्चे एक आपको सेट गिवन है ए, है ना, इसमें एलिमेंट है, एक एलिमेंट है लैम्डा और दूसरा एलिमेंट है लैम्डा कॉमा म्यू, है ना। इसका आपको पावर सेट लिखना है। देखो बच्चे, जब भी आप किसी सेट का पावर सेट लिखने पर आते हैं तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो नल सेट तो हर किसी का सबसेट होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, नल सेट आएगा। अब देखो बच्चे, इसमें दो एलिमेंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो एक बार आप इसको लेकर के सेट बना लीजिए, है ना। तो एक सबसेट इसका हो जाएगा ये वाला, फिर एक बार इसको लेकर के सबसेट बना लीजिए, है ना। तो दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, लैम्डा कॉमा म्यू, है ना। और अब अगर ये पूरा भी ले लिया जाए तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसमें एक और एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पूरा, इसमें आ जाएगा लैम्डा और कामा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा लैम्डा कॉमा म्यू, है ना। ठीक है बच्चे, तो जो है ये पहला एलिमेंट है, ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है, और ये क्या हो गए, एक साथ दोनों एलिमेंट हो गए और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा पावर सेट। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चे वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 और 17 दोनों कनेक्टेड हैं और ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चे। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक स्कूल है, उसमें जो है चाय पीने वाले हैं, चलो चाय वालों को हमने CS से डिनोट कर लिया, और उसमें जो है बच्चे
चाय पीने वाले नहीं, वो चेस खेलने वाले, चेस खेलने वाले हैं और कैरम खेलने वाले हैं, और ये है एक और है जो टेबल टेनिस खेलने वाले। तो क्वेश्चन वालों ने ये कहा है कि चेस खेलने वाले टोटल जो है वो 60 हैं, कैरम खेलने वाले जो टोटल हैं वो 48 हैं, और टेबल टेनिस प्ले करने वाले वो कितने, 50। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर कितने, इसलिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि x है। अब कहा गया है कि 12 लोग ऐसे हैं जो चेस और कैरम दोनों खेलते हैं बच्चे, तो इस एरिया में 12 होना चाहिए, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12 माइनस x। फिर कहा गया कि 15 लोग ऐसे हैं जो कैरम भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं, तो इस एरिया में 15 होने चाहिए, x ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस x। और देखिए बच्चे, फिर कह रहे हैं 20 लोग ऐसे हैं जो टेबल टेनिस भी खेलते हैं और चेस भी खेलते हैं, तो इस एरिया में 20 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। अब ये पूरा जो टोटल है वो 60 होना चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस x। आप चाहें तो इन सबको जोड़ करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरह से इस पूरे सर्कल में 48 होने चाहिए, अभी कितने दिख रहे हैं, दिस दिस एंड दिस, तो इन दोनों को हम जोड़ करके इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 21 प्लस x। इसी तरह से इस पूरे सर्कल में होने चाहिए 50, तो अभी जो दिख रहे हैं दिस दिस दिस, इसको क्या करेंगे, 50 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस x। इस तरह से टोटल कितने लोग हो गए उसको आप देखना चाहते हैं, तो ये सारे डेटा को क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, तो ये पूरा एडिशन तो नीचे लिखा ही है, इस तरह से हो जाएगा 50 प्लस, इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 28 प्लस x, है ना, और फिर आप इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, यही तीन तो बचते हैं, ये हो जाएगा प्लस 12 माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस 21 प्लस x। तो बच्चे प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बच जाएगा, इसको जोड़िए तो हो जाएगा 111 प्लस x। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब बच्चे आपसे कहा गया है कि इस टोटल की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो बच्चे पहले कहा गया है कि आप मिनिमम बता दीजिए, तो मिनिमम तब होगा जब ये जो अननोन है ये कुछ भी ना हो, दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इस तरह से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 111 हो जाएगी। x के 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो चेस भी खेलता हो, कैरम भी खेलता हो और टेबल टेनिस भी खेलता हो। बट अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको इस x की मैक्सिमम वैल्यू को सेट करना होगा, सोचना होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बच्चे ये जो एरिया है टोटल, इसमें होने चाहिए 12, है ना। इसी तरह कैरम और टेबल टेनिस में जो कॉमन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं टोटल। इसी तरह से इसमें और ये आपका चेस और टेबल टेनिस में टोटल कॉमन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, वो हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसा करिए, अब यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम सोचना चाहते हैं तो ये पूरा जो 12 है वो सबसे छोटा नंबर है, तो 12 ही यहाँ पर रख लीजिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं। हालांकि देखने में मैक्सिमम 15 और 20, लेकिन अगर आप 15 रखोगे तो प्रॉब्लम ये होगी 12 माइनस 15 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर इस एरिया में निगेटिव पर्सन होने चाहिए और निगेटिव नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब आप इसमें x को 12 लिख देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 123। और इसका मतलब ये है कि आपका मिनिमम वैल्यू 111 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 123। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चे। इसमें जो है कह रहे हैं ए जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो कैसी होगी 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन वालों ने कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए ऑर्डर 3 की। फिर कह रहे हैं आपको बताना है ए का जो इनवर्स है वो बताना है ना। तो बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स तो वो खुद ही होता है। क्यों ऐसा होता है जरा देखिए, दो मैट्रिसेस को एक दूसरे का इनवर्स तब कहते हैं जब उनको मल्टीप्लाई करने से, चाहे आप लेफ्ट से दोनों को मल्टीप्लाई करिए या राइट से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि मैट्रिक्स ए में ए को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आई आएगा, और चाहे राइट से करिए ए इंटू ए तो भी क्या आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसको उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज ए इनवर्स निकालोगे तो फिर से ए ही आ जाएगा। इस तरह से इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बच्चे। 19 में कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर कितना है 3, और ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। फिर कह रहे हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 4 है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया जाए, है ना, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। बच्चे आप सारे जानते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स का सीधे डिटर्मिनेंट निकालिए या ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालिए, दैट इज रो को कॉलम बना के डिटर्मिनेंट निकालिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो है कॉम्बिनेशन की बात की गई है। कह रहे हैं प्रोग्रामर्स हैं और टाइपिस्ट हैं। चलो यहाँ हम टोटल की बात कर लेते हैं। तो जो गिवन डेटा है, प्रोग्रामर टोटल 6 आपके पास हैं, टाइपिस्ट कितने हैं 4, मुझे बताइए टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपकी ज़रूरत ये है कि आपसे ये कहा गया है कि आप 5 लोगों की टीम बनाइए, बट उसमें एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन जो आपका टाइपिस्ट है वो होना ही चाहिए, है ना। तो और 5 टोटल पूरा करना है। तो बच्चे ऐसा करिए, 1 टाइपिस्ट ले लीजिए और 4 प्रोग्रामर ले लीजिए, 5 तो हो ही जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 टाइपिस्ट ले लीजिए और 3 प्रोग्रामर ले लीजिए, या फिर 3 टाइपिस्ट ले लीजिए, 2 प्रोग्रामर ले लीजिए, या फिर 4 टाइपिस्ट ले लीजिए, 1 प्रोग्रामर ले लीजिए, या 5 को 5 टाइपिस्ट ले लीजिए और प्रोग्रामर आप 1 भी मत लीजिए। तो इस तरह से आप इन सारे केसेस को क्यों ले लेंगे, बिकॉज आपसे क्या कहेगा, एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, क्या 5 हो सकता है? अरे 4 ही टाइपिस्ट थे तो 5 कहां से होगा इसमें? तो ये वाला केस नहीं होगा। तो आपके पास केसेस क्या होंगे, आपके पास ये वाला केस होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। अब इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो टाइम लगता है बच्चे, एक काम करिए, आप एटलीस्ट 1 के बदले में पहले आप निकालिए कि टोटल कितने तरह से 10 पीपल में से 5 पीपल को सेलेक्ट किया जा सकता है। जब कोई कंडीशन ना हो तो टोटल जो होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10C5। अब टोटल में से एक केस जो रह जाता है, कौन सा एक केस रह जाता है कि आप जो है नंबर ऑफ टाइपिस्ट को ले लेते 0, है ना, और इसको ले लेते 5, तब भी क्या हो जाता है, ये 5। तो टोटल जो आपका है बच्चे, टोटल में से ये वाला एक केस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, तो आपको एटलीस्ट 1 वाला केस नेचुरली मिल जाएगा। तो इस केस में कितने बनेंगे, जब एक भी टाइपिस्ट ना हो, मीन्स सारे के सारे क्या होंगे, जो सारे के सारे होंगे प्रोग्रामर होंगे। तो टोटल में से आप निकाल देंगे कितना, 6C5 इंटू 4C0 निकाल देंगे। ठीक है बच्चे। तो आपका जो 10C5 है, 10C5 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1, 4C01 होता है। 6C5 जो होगा वो 6C1 के बराबर होगा, दैट इज हो जाएगा -6। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। इसको सॉल्व करोगे बच्चे ये आ जाएगा 246 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार जरा आप इसको फिर से देख लीजिए बच्चे, हमें निकालना था, हमें ये वाला केस भी लेना था, ये वाला भी लेना था, ये वाला भी लेना था और ये वाला भी लेना था, और हमें टोटल ऐड करना था। इस केस का मतलब क्या है कि 4 प्रोग्रामर और 1 टाइपिस्ट, है ना। तो इस तरह के कितने टीम बनेंगी? अगर आप इस वाले केस को लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे 6C4 इंटू ये हो जाएगा 4C1। फिर आप इस तरह की कितनी टीम बनेगी, इसको आप लिखते क्या लिखते 6C3 इंटू ये हो जाता 4C2। इस तरह की कितनी टीम बनेगी उसको भी लिखते, है ना। ये सारा आप लिखते और सारा क्या करते बाद में आप ऐड करते तो टाइम लगता। तो हमने क्या किया, हमें जो निकालना है एटलीस्ट 1, है ना, उसके बदले में हमने क्या निकाला, नन निकाला, कि कितनी ऐसी टीम होंगे जिसमें टाइपिस्ट होगा ही नहीं। तो ये वो टीम्स हैं जिसमें टाइपिस्ट होगा ही नहीं, है ना। और इसको हमने टोटल में से क्या कर दिया माइनस, तो टोटल माइनस नन होता है आपका एटलीस्ट 1। तो यहां से आपका टाइम बच जाएगा और आंसर हो जाएगा 246। तो बच्चे ये 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। आगे पूरे 120 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उनका जो PDF है उसको हमने अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से जाके सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। NDA 1 2019 में पूछे गए मैथमेटिक्स के सभी 120 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में मेजर कलशी क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है और सभी सेट्स की आंसर की भी अवेलेबल है। डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।